हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अवर सिक्स स्ट्रीम और मेरे साथ अब्दुल्ला अली खान ने ज्वाइन किया है। क्या अब्दुल्ला अली खान, ठीक है आप? फिटफाट यार। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक इज़ अबाउट एडवर्ड स्नोडेन, वाज अ विसल ब्लोअर अबाउट एनएसए, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मैकेफी के ऊपर। सो हमने ये दोनों टॉपिक्स क्यों चूज़ किए थे? बिकॉज मेरे ख्याल में ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों बड़े ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो एडवर्ड स्नोडेन ने केम फॉरवर्ड और उसने विसल ब्लो की थी इन एग्जिस्टेंस ऑफ एनएसए क्या है? इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी है ना, नेशनल सीक्रेट एजेंसी। और उसने एडवर्ड स्नोडेन के बाद ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये बात मान ली थी, यस वी डू हैव एनएसए एंड एनएसए ऑपरेट्स, ताकि हम अपने सारे जो अपने मुल्क को सेफ गार्ड कर सकें अगेंस्ट आउटसाइडर्स like such as Russia and Chinese hackers. So we will start with Abdullah Ali Khan, क्योंकि अब्दुल्ला अली खान ने काफ़ी डिटेल में एडवर्ड स्नोडेन के ऊपर रिसर्च की है एंड वो आपको बताएंगे यार एडवर्ड स्नोडेन कौन है। I'll I'll have to start from the point कि NSA works in for the good of the people of the US, but यार वो एक बेसिकली कवर अप है। आगे जाके I'll explain कि 9/11 के बाद काफ़ी प्रोजेक्ट शुरू किए मैस सर्वेलेंस के, वारंटलेस सर्वेलेंस के, जिसको बस कवर अप ये दिया उसका कि हम लोग डिटेक्ट करना चाह रहे हैं टेररिज्म टू प्रिवेंट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। तो एक तो जहाँ वो तक भी एडवर्ड स्नोडेन की बात है। एक तो वो प्रोजेक्ट भी था जिसमें में हाल में अमेरिकन सीआईए ने एलएसडी के जरिए अमेरिकन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। 80s का था मेरे ख्याल 80s में वो ना, उसका। ये मैंने लोगों को एलएसडी दे के और फिर उनकी ड्रिंक्स में एलएसडी डाल के फिर उनका सारा बिहेवियर होता था आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर देयर नाइट आउट। वो सब कुछ मेरे ख्याल में देख सब के बारे में एक कंसाइज रिपोर्ट पहुंचती थी सीआईए को कि एलएसडी के इफेक्ट क्या हो रहे हैं ना। उस प्रोजेक्ट का नाम मेरे स्टूडेंट की पॉडकास्ट पे मैंने सुना था, जो रोगन के साथ जो पहली वाली पॉडकास्ट थी स्टूडेंट की, इसके बारे में। अच्छा, बहरहाल एडवर्ड स्नोडन एक बड़ा फेमस विसल ब्लोअर है जिसने बताया 2013 में मैस रेवलेशंस ऑफ मैस सर्वेलेंस के बारे में। और उसने बताया कि गवर्नमेंट किस तरह अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना कर रही है, उसको ब्रेक कर रही है। वो फोर्थ अमेंडमेंट को ब्रेक कर रही है बाय स्टार्टिंग वारंटलेस सर्वेलेंस अंडर प्रोग्राम स्टेलर विंड। और स्टेलर विंड के बारे में ना कांग्रेस के 535 में से सिर्फ 8 लोगों को पता है। और ये सारा का सारा लिंक्ड है 9/11 के साथ। बेसिकली ये था कि 9/11 के बाद एक वेव आई थी सफरिंग की, मिजरी की, और इसके साथ साथ पेट्रियाटिज्म की भी बड़ी वेव आई थी यूएस के अंदर। तो एडवर्ड स्नोडेन भी बड़ा यंग था, बड़ा पैशनेट था, बड़ा पेट्रियाटिक था, और उसने ज्वाइन कर लिया आर्मी। अब ये हुआ कि एक ऑपरेशन में उसकी टांगें टूट जाती हैं और वो आर्मी लीव करता है, और उसके पास आर्मी से उसको मिलता है बेसिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है उसको, जिसके थ्रू वो एक जॉब फेयर पे जाता है। बड़ा एक मतलब उन लोगों को जॉब फेयर होता है जिनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंसेस होती हैं बेसिक लेवल की या अबव। तो फिर वो ही गेट्स कनेक्टेड विद सीआईए की एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, और वो सीआईए में काम करता है, फिर एनएसए में भी काम करता है। और वो एक चीज़ देखते हैं कि 9/11 के बारे में गवर्नमेंट को पता था पहले से, इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था, बट दे वर ऑल ट्राइंग। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट चाहता है हमें बजट मिले ज़्यादा और हम compete करें एक दूसरे से, हम सारे एक चीज़ को क्रैक करें एंड वी ऑल गेट टू बी हीरोज। उसी तरह 9/11 के बारे में इनको पता था बिफोर हैंड, बट ऑल ऑफ दीज एजेंसीज, एनएसए, सीआईए, ऑल ऑफ देम वर competing टू बेसिकली क्रेडिट स्कोरिंग कर रहे थे टू ट्राई एंड मिनिमाइज द डैमेज ऑफ इट्स इवेंट्स। और इसी की वजह से स्नोडन ने एक प्रोग्राम निकाला, हार्ट बीट प्रोग्राम, जो कि उसने नोटिस किया कि 9/11 के स्पेशली इन इवेंट्स में ना ये इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी डैमेज ज़्यादा होता है। उसने एक हार्ट बीट प्रोग्राम बनाया जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का डाटा ना कलेक्ट करके एक जगह पर रखता था, और वहाँ से वो डाटा सिंक्रोनाइज होता था, जिससे आप एनालाइज डाटा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते थे। अब ये होता है कि जब 9/11 के बाद ये सारा सिस्टम होता है, गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा, हमारा बहुत लॉस हो चुका हुआ है, अब हमने एक्ट्स ऑफ टेररिज्म प्रिवेंट करने के लिए हम लोग वारंटलेस सर्वेलेंस शुरू करेंगे। और पहले तो दो बुश जो है उसने साइन किया, और उसने ऑथराइज सिर्फ और सिर्फ किया उन कम्युनिकेशंस को टैप करने के लिए जो जिनका एक एंड था फॉरेन और उनका कोई भी लूज लिंक था टेररिज्म के साथ।
लेकिन 2004 में जस्टिस डिपार्टमेंट पकड़ लेती है ये सारा सीन, और एप्रीहेंड जब करने की बारी आती है तो बुश कहता है कि हमने ऑथराइज सारा कम्युनिकेशन किया था, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, बेशक उसका टेररिज्म से लिंक हो या ना हो। स्टेटमेंट बदल ली और उसने कहा लेकिन हम एनालाइज सिर्फ उस डाटा को करेंगे जो कि रिलेटेड होगा टेररिज्म के साथ। अब ये सीन होता है। इसके बाद प्रोजेक्ट स्टेलर विंड की जहाँ तक बात है, इट इंक्लूडेड ईमेल कम्युनिकेशंस, टेलीफोन कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक्टिविटी वगैरह। और एक रिपोर्ट के मुताबिक यही था सीन के अच्छा खैर ये फोर्थ अमेंडमेंट के खिलाफ जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसके बारे में रिपोर्ट लिखती है 2005 के अंदर सेलिब्रेंट के खिलाफ। अब गेम असल में तब चलती है जब 2007 में ना प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट लेके आती है कांग्रेस। कांग्रेस को अपनी जान बचानी होती है, एक्सपोज होगी, काफ़ी हम्म, आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए। तो वो गेम इस तरह होती है कि फ़ोन कंपनीज जो डाटा गैदर कर रही होती हैं इनके लिए, वो दे रही होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, जो आगे उसका यूज़ कर रहे होते हैं। फ़ोन कंपनीज़ को स्यू करने शुरू होते हैं लोग कि आप हमारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फ़ोन कंपनीज़ कहती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि अच्छा, लोग हमें सू कर रहे हैं एंड वील गो बैंकरप्ट एंड वी विल नॉट कोऑपरेट विद यू एनी मोर until and unless you pass a law that immunizes us कि लोग हमें स्यू नहीं कर सकते। गेम देख रहे हैं क्या चलाई है कि फायदा किसका हो रहा है, फोन कंपनीज का भी, गवर्नमेंट का भी हो और रहा है कि हम्म, उनको वो स्यू नहीं होंगे और दूसरी तरफ उनको डाटा भी मिलता रहेगा। फिर ये प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट पास कि करते हैं 2007 कि में। इन अ सेंस उन्होंने डेटा कलेक्ट करने को लीगल कर दिया फॉर अमेरिकन हाँ, व्हेन यू एजेंसीज कांट प्रोसिक्यूट पीपल यू जस्ट मेक द क्राइम लीगल, यू मेक इट फिट थ्रू अंडर द लीगल सिस्टम। थ्रू अमेंडमेंट। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। तो फिर क्या होता है कि ये था प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट। इसमें बस ये गेम चलाते हैं बुश वगैरह, ये कहते हैं जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये कहती है कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। काम वो खुद कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पोस्ट किसने किया है, उनकी डाटा कलेक्शन ने किया है। वो कहते हैं कि हमारा थ्रेट है टेररिज्म का 2007 में फिर से, हम इसको मिनिमाइज करने के लिए हम टैप करेंगे और इसके बारे में हम रिपोर्ट अगले साल जमा कराएंगे 2008 के अंदर। अब 2008 से पहले ही अब यहाँ पे एक सीन चेंज होता है कि वो कहते हैं कि हम वाई ओनली लिमिटेड टू टेररिज्म, हम डोमेस्टिक को भी टैप इन करते हैं, हर कम्युनिकेशन को हम वारंटलेसली उसको सर्वेलेंस करेंगे उसकी। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट प्रिज्म। पहले था स्टेलर विंड विच वाज काइंड ऑफ ओनली लिमिटेड टू टेररिज्म, जो एक एंड उसका फॉरेन था और दूसरा इट वाज लिंक टू टेररिज्म। लेकिन प्रोजेक्ट प्रिज्म की जहाँ तक बात है वो डोमेस्टिक कम्युनिकेशन को भी सर्वेलेंस उसकी कर रहा था। हम्म, अब ये था एनएससी की एक डिवीजन है, स्पेशल सोर्स ऑपरेशंस एसएसओ। 100 हम्म, कंपनी से ज़्यादा लिस्टेड थी जो उनको डाटा देती थी, और प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट ने इसको इनेबल किया। कैसे इनेबल किया? अब उसने कहा कि हम लोग डाटा कलेक्ट करते रहेंगे, इसकी एक्सटेंशन है 4 साल की, हम 4 साल तक कलेक्ट करते रहेंगे डाटा। 2008 में रिपोर्ट लिखी जाती है, इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और तुझे पता होगा कि जो क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड रिपोर्ट में ये फ़र्क है कि क्लासिफाइड में ना, सॉरी अनक्लासिफाइड में ब्लैंक ब्लैक मार्कर्स लिखे होते हैं ताकि वो जो उन्होंने फ्रेजेस वगैरह छुपाने होते हैं वो छुपा लें, और छुपा जो लेते दिखा हैं। सकते हैं वो दिखा दें। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो क्लासिफाइड डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है दोनों इसी रिपोर्ट के, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट की रिपोर्ट के 2008 में, दे वर बोथ कंप्लीटली डिफरेंट रिपोर्ट्स। क्योंकि हम्म, उनका कभी शुरू से इरादा था ही नहीं कि हम लोग प्रोजेक्ट प्रिज्म को और स्टेलर विंड को स्टॉप करें। प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्होंने पास किया था ताकि फ़ोन कंपनीज को लूप होल के थ्रू हम लोग लीगलाइज कर दें डाटा कलेक्शन। अब क्या होता है, बिल्कुल। स्नोडेन जो है ना, इससे पहले ये होता है कि इन्होंने एक्सटेंशन की थी 4 साल की। अब ये लोग करते हैं 2012 में 5 साल मजीद की एक्सटेंशन, उसी चीज़ के थ्रू के यार एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे टू गेट पास्ट इट। स्नोडेन फिर आता है गेम के अंदर। स्नोडेन जब बना रहा होता है ना ये अपना प्रोजेक्ट हार्ट बीट, प्रोजेक्ट हार्ट बीट, अभी जो मैंने हार्ट मेंशन बीट। किया था। हाँ, तो उस वो इसीलिए बना रहा होता है कि उसको पता होता है कि ये आगे गेम चलाएँगे, क्योंकि 9/11 में डैमेज क्यों हुआ कि कोई ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वगैरह कोऑपरेट नहीं कर पाई अपने आपस में। हम्म, उसने वो प्रोग्राम बनाया और उसने डाटा सारा कलेक्ट किया और वो जाता है 2013 में मई के अंदर हांगकांग जाता है द गार्डियन के रिपोर्टर्स को ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने कि ये मैं यहाँ पे काम करता रहा हूँ सीआईए और एनएसए, और ये लोग इस तरह डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जून 2013 में स्नोडेन को यूएस गवर्नमेंट चार्ज करती है फॉर एस्पाइनेज अंडर द एस्पाइनेज एक्ट, और हम्म, स्नोडेन भागता है रशिया, वहाँ पे उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, वो रशिया फंस जाता है, अभी भी रशिया ही है। और ये वही एस्पाइनेज एक्ट है जो कि
तकरीबन सारे विसल ब्लोअर्स को लगता है। थॉमस ड्रेक हो गया, लगता है। डैनियल हिल हो गया, चेल्सी मैनिंग हम्म, हो गया, डैनियल एल्सबर्ग भी हो गया, जिसने ड्रोन विसल ब्लोइंग की थी। तो अब बिल्कुल। सिस्टम ब्रोकन ऐसे है कि टू टेक एक्शन अगेंस्ट सच प्रोजेक्ट्स यू नीड टू फाइल अ केस, राइट? एंड फॉर द हम्म, कोर्ट टू रिव्यू योर केस इट नीड्स टू प्रूव द लीगैलिटी ऑफ these projects, के these projects exist। लेकिन यू कांट प्रूव द लीगैलिटी सिंस गिविंग एविडेंस, अगर आप एविडेंस दोगे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में तो यू लैंड इन जेल फॉर 10 years अंडर द स्पाइनिश एक्ट। आप ना हम्म, प्रूव कर सकते हो एग्जिस्टेंस, ना आप अपना केस लड़ सकते हो। तो अगर आप विसल ब्लोअर और स्नोडन की तरह, तो यू एंड अप एट द सेम प्लेस एज हिम। लेकिन अभी जो 3 हफ्ते पहले जो लॉ अभी प्रपोज किया गया है कांग्रेस में, विसल ब्लोअर फॉर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन। हम्म, हाँ, तो उसके बाद आई बिलीव बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये स्पाइनिश एक्ट नहीं लग पाएगा उसके बाद दोबारा। हम्म। तो हाँ, आई सेंड यू अ वीडियो नुमान, कुड यू प्ले दैट? I'll just play that video now. Just give me a second. Just share my screen. Okay. Okay. You've heard this, but if you haven't seen it, you might not believe me, right? Maybe I'm a sketchy guy, whatever. One of those senators I told you that objected to this stuff, that was doing the Lassie barks for all those years, Ron Wyden, was confronting the most senior spy in the United States, General James Clapper, who was then the director of national intelligence, right? There's no guy higher than him. The buck stops with him when it comes to intelligence. He's testifying under oath in front of Congress, right? But more broadly, in front of the public. This is televised. And Ron Wyden asked him a very specific question about a program, mind you, that Ron Wyden knows exists because he has security clearance. He sits on the Intelligence Committee. And he knows there's domestic mass surveillance. And this is how it goes. This is how the top spy responds under oath. So what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question, does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. It does not. Not wittingly. There are cases where they could inadvertently, perhaps, collect, but not wittingly. So that was a lie. And the Wyden funny knew thing it was is- a lie. Clapper knew it was a lie. He actually कि यार एक क्लैपर जो है ना, he was under oath and he lied about it, and he later in 4 or 5 months he admitted कि he was lying जब ये डाटा सारा रिवील किया स्नोडन ने अराउंड मई ऑफ 2013। So Edward Snowden is still overseas, रशिया में फंसा हुआ है बेचारा। and he still can't come out. But I have heard that he has released couple of books. एक Yes. निकाले परमानेंट रिकॉर्ड के नाम से, उसको भी स्यू किया गवर्नमेंट ने कि आपने हमारे से पहले रिव्यू क्यों नहीं कराई। पब्लिशर को भी स्यू किया, स्टूडेंट को भी स्यू किया कि आपने यू शुड हैव रिव्यूड इट विद अस। और स्टूडेंट ने इतना कोई बातें उसमें ज़्यादा नहीं कि मैं उसके पीडीएफ 2 दिन पहले रिव्यू कर रहा था ऑनलाइन ही, तो उसने वही बातें की हैं जो उसने इंटरव्यूज पॉडकास्ट वगैरह में किए हैं। कोई इतनी कोई खास न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं उसने बताया। उसने अपनी मेमोयर है बेसिकली उसकी, कि उसकी जर्नी क्या थी लाइफ में, एंड व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, व्हाई ही चोज टू एक्सपोज देम। After working with them so long, he kept it quiet for a while until he could not tolerate that anymore. उसने अपनी जर्नी बताई है, तो उसको फिर भी स्यू किया है, जबकि वो जो डाटा उसने बताया है उसमें वो सारा उसने पहले से बताया हुआ है इंटरव्यूज वगैरह में। 2019 में किताब आई थी। Really fascinating. और एडवर्ड स्नोडेन जैसे अभी मेरे हाल में और भी विसल ब्लोअर सामने आएंगे। इफ मेरे हाल में जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है ये अगर पास हो जाता है कांग्रेस में, व्हाट डू यू थिंक, है ना? ऐसे ही ऐसे ही। यस। सो मैं जो टॉपिक चूज़ किया था, मैंने टॉपिक चूज़ किया था जॉन मैकेफी के बारे में। इफ़ यू गाइस नो डोंट नो, बट वी विल टेल हु जॉन मैकेफी वाज। जॉन मैकेफी एक ब्रिटिश अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामर था हु वाज रियली फेमस फॉर हिज मैकेफी सॉफ्टवेयर, मैकेफी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। और मैकेफी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अभी भी है, बट अभी वो जो उसका सॉफ्टवेयर है इट्स ऑपरेटिंग अंडर इंटेल कॉर्पोरेशन, है ना? तो जॉन मैकेफी था। जॉन मैकेफी 1945 में 80 सितंबर 1945 को पैदा हुआ था अमेरिकन यूएस बेस पे। इसका फादर था वो आर्मी में था, इसकी मॉम थी ब्रिटिश थी, सो ही इज़ अ ब्रिटिश अमेरिकन।
his father was an alcoholic and he used to beat him. So from here you can maybe tell about his unusual character. So जॉन मैकेफी छोटी सी एज से ही काफ़ी ज़्यादा एक आप कह लो कि ही वॉज अ काइंड ऑफ जीनियस, मतलब कि जिस कॉलेज में ये जाता था, मतलब वर्जीनिया में, उसी कॉलेज में ये मैगजीन्स भी सेल करता था, वीड भी सेल करता था, और साथ में अपनी प्रोग्रामिंग की क्लास भी लेता था, और स्टिल हाउ ही मैनेज टू पास हिज डिग्री विद अ वेरी गुड ग्रेड। उसके बाद इसने मिसिसिपी काउंटी रेलवे के अंदर इसने जॉब लैंड की। बाय देन ही वॉज मैरिड, इसने अपनी एक क्लासमेट के साथ शादी कर ली थी, मगर द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब ये अपनी जॉब करने जाता था तो ये जॉब डीएमटी लेके जॉब करता था, अपनी एलएसडी और डीएमटी लेके। और अब और मरते वक्त भी वो यही समझता था कि शायद ये जो मेरी अभी तक लाइफ गुजरी है, मे बी मैं अभी तक एक डीएमटी ट्रिप पे हूँ, और शायद मेरी आँख खुले एंड आई एम स्टिल बैक इन माय काउच इन 1960s। खैर, इन एडवर्ड स्नोडन वहाँ से मशहूर होता है जब ही स्टार्ट वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर इन 1970 इन अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट इन अ कंपनी कॉल्ड एक्सोरस, ठीक है। और वहाँ एक फर्स्ट वर्ड, जब कंप्यूटर्स बन रहे थे एंड कंप्यूटर्स वर बीइंग कमर्शलाइज्ड बाय एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें वर्ल्ड का एक फर्स्ट वायरस आया था फ्रॉम पाकिस्तान। Do you know about the world's first computer virus named Brain? पाकिस्तानी दो भाई थे, उन्होंने एक दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस निकाला था ब्रेन के नाम से। और जॉन मैकेफी ने लिटरली इन जस्ट 2 days इसने कोड लिख के उस वायरस को, मेरे ख्याल में उस वायरस का हल निकाल लिया था। फ्रॉम देयर इसने फिर अपनी एक कंपनी बनाई मैकेफी सॉफ्टवेयर के नाम से, और बाय द एंड ऑफ, मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ 1987 फॉर्च्यून 500 की जो टॉप कंपनी थी अमेरिका की, वो सब इसका जॉन मैकेफी एंटीवायरस यूज़ कर रहे थे एंड ही वाज मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मगर फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन 1992 इसने अपनी ही कंपनी से छोड़ दिया इसने, मतलब 1994 में इसने अपनी कंपनी में मतलब कि अपनी कंपनी को इसने अपने जो शेयर थे वो छोड़ दी, क्योंकि आप कह लो कि जो कॉर्पोरेशन इसकी जो अपनी कंपनी थी, बाकी शेयर होल्डर्स के साथ इसकी नहीं बन रही थी, ठीक है। ही हैड सम क्लैशेस, और क्योंकि ये सोच रहा था, क्योंकि ये उस वक्त भी कह रहा था कि जो मैकेफी सॉफ्टवेयर है वो वक्त के साथ साथ इतनी तेज़ी से नहीं बदल रहा, इतनी तेज़ी से कमर्शलाइज नहीं हो रहा जितना इसको होना चाहिए। जिसकी एग्जांपल हमें अब ये मिलती है कि जो मैकेफी सॉफ्टवेयर है, इट्स लाइक वन ऑफ द वर्स्ट सॉफ्टवेयर्स इन 2022। मैकेफी सॉफ्टवेयर अब कोई भी यूज़ नहीं करता। अगर आपने अपने कंप्यूटर को ख़राब करना है तो शायद आप मैकेफी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। वो इतना स्लो, इतना मतलब कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है। सो in 1994 he sold his stakes in McAfee antivirus, और वहाँ से इसने he made around $100 million in 1994। उसके बाद इसने ही प्लान टू टेक अ रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट लेके जॉन मैकेफी जो था ही जस्ट वेंट इनटू रिटायरमेंट। फिर इसके बाद तो इसने फिर बाकायदा एक तरह का गुरु बन गया, स्पिरिचुअल गुरु। इसके घर में बाकायदा ऑर्जीज होती थी और स्लिंगर पार्टीज होती थी, और ये कहता था कि आई एम अ न्यू एज गुरु। तो इसका थोड़ा सा जो करेक्टर है जॉन मैकेफी का, इट्स अ रियली मतलब कि कंट्रोवर्शियल करेक्टर है जॉन मैकेफी का। आई विल टेल यू कि इसका जो प्रॉब्लम था CIA के साथ कब शुरू हुआ। इन 2000 जॉन मैकेफी ने अपना एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस बनाई, सच एज व्हाट्सएप, जिसका नाम था पाव, ठीक है। लाइक यू कैन सी कि उसका जो आप कह लो कि हाउ मतलब कि वो कितना उसका ही वाज सच अ जीनियस गाय दैट ही वाज सेइंग कि सोशल मीडिया आगे जाके कितनी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। सो इन 2000 ही क्रिएटेड अ पावर सॉफ्टवेयर, बट लेटर उसने इस वेंचर को भी डंप कर दिया। 2008 में जब रिसेशन आता है अमेरिका में, यू नो अबाउट रिसेशन ऑफ 2008, जिसमें बहुत सारी जो $1 बिलियन का कॉर्पोरेशंस थी वो सब लिटरली बैंकरप्ट हो गई थी। उसकी वजह से जॉन मैकेफी ने भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी सोल्ड की, और एक आइलैंड पे जाके वहाँ जाके इसने रहना शुरू कर दिया एक प्रॉपर्टी खरीद के। अराउंड 2008 ये एक मेरीन बायोलॉजिस्ट से मिलता है, एक लड़की से मिलता है हु वाज स्टडिंग अबाउट प्लांट्स
and how plants communicate with small bacteria to make certain kind of chemicals. ठीक है, तो इसने जब उस लड़की से मुलाकात की, so he was really मतलब कि आप कह लो इंस्पायर्ड, और उसने इस लड़की को ऑफर की कि why don't you come with me and we make a company of our own, जिसमें हम मेडिसिन बनाएंगे तुम्हारी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और हम बड़े से बड़े जो वर्ल्ड में जो डिजीज़ हैं उनकी हम एंटी बैक्टीरियल टैबलेट्स बनाएंगे। ठीक है, जॉन मैकीफी के बाद मतलब कि उसका जो ये वेंचर है ये भी एक तरह का डम हो जाता है, बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। 2012 में क्या होता है, इसके ऊपर इसका एक नेबर था, जिस आइलैंड पे ये रह रहा था उसके साथ एक नेबर था। इसके नेबर्स को हमेशा कंप्लेन करता था कि इसके पास अराउंड मेरे ख्याल में 10 कुत्ते थे, के नाइन डॉग्स थे इसके घर में, जो कि बहुत शोर मचाते थे। तो उसका अक्सर अपने नेबर से झगड़ा होता था कि वाई डॉग्स मेकिंग सच नॉइज, यू नो, लाइक तुम्हारे डॉग तो दिन रात भौंकते रहते हैं, जिसकी वजह से नेबरहुड में पीस नहीं है। तो इसका जो नेबर था उसने क्या किया, इसके घर के यार्ड पे जहर फेंका, डॉग पॉइजन फेंका, उसके 10 के 10 कुत्ते मर गए। और उसी के अगले दिन इसका जो नेबर था ही वाज फाउंड डेड इन हिज हाउस, इन हिज रिटायरमेंट हाउस। उसके बाद से इसके ऊपर चार्जेस लगे कि इसने शायद कत्ल किया, मगर कोर्ट ने फिर डिसमिस कर दिया कि उनके पास सफिशिएंट वो नहीं था, आप कह लो कि एविडेंस नहीं था दैट ही वाज द वन हु मर्डर्ड हिज नेबर। अब in September 2015 he comes forward and he starts accusing CIA। वो CIA को क्या एक्यूज़ करता है कि CIA दुनिया अमेरिका में हर एक बंदे का जो डेटा है वो स्टील करती है। उसने he started accusing big companies such as Facebook and Google on mainstream media। इसने गूगल को भी कॉल आउट किया बहुत दफ़ा कि जो गूगल है वो भी मतलब कि अपने सर्च इंजन के ज़रिए अपने यूज़र्स का डेटा स्टील करता है एंड सेल्स इट फॉर business purposes। I will just over here play a video of John McAfee। It's a very famous video। I'll just play right now। It's just a 3 minutes long video। So उससे आपको आइडिया हो जाएगा what he was telling over here। Information. 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 Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man. Well, I like the analogy to the tobacco companies, because the tobacco companies in the 40s and 50s and 60s paid tens of millions of dollars to researchers to make sure that everybody said tobacco is not harmful. But if you believe that Google is not harmful, then you must believe that the total loss of our privacy and human dignity is not harmful. And please, don't get me wrong. I love Google from one standpoint. It has opened up the world to information beyond comprehension and has enriched our lives. But Google has taken the mantle of corporate conscience and sacrificed it on the altar of mammon for money. We are not numbers. I'm not a statistic. I'm not a collection of attitudes and desires. I'm a human being with my own dreams and hopes and problems. And by making me a number, you've removed my human dignity. You need to stop doing that. You need to understand. You've got to take that mantle back off that altar and put it squarely on your shoulders, because that's where it belongs. Well, they weren't always like this, right, John? They weren't always like this. So then how can people now feel confident in the things that they Google? Well, it's like anything else. Corruption and power does not come in a flash. It comes slowly. It creeps. And as it creeps, the better instincts of the human animal are moved away by power itself, by money, by influence. And my own company, MGT, we are in the process of having our product reviewed called Sentinel, which I intend in the next 5 years to have installed in every home and corporate internet on the planet. And it's the world's first anti-hacking device. I'm just 2 minutes away from putting in there a switch to make the Google crawlers be hackers.
Now, how will Google exist if they cannot index the data? And I'm serious here. I am seriously ticked off about Google's lack of conscience. And I may be an old man, and you may think that I've lost my energy and strength and my teeth. But I promise you, if things don't change, I will do everything within my power to make sure that the objections of the world are laid squarely on the doorsteps of Google. Well, John, you are certainly a legend in my book, and I think a lot of people in the industry certainly respect what you have to say, and that's why we've gone to you about all of this. अभी इसने जो अपना एक सॉफ्टवेयर था कॉग्निजेंट के बारे में अभी जो इसने बताया, इसने 2014 में कॉग्निजेंट रिलीज़ किया था और कॉग्निजेंट का पर्पस ये था कि इफ़ यू इंस्टॉल कॉग्निजेंट इन योर फ़ोन इट विल टेल यू कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं वो आपकी फ़ोटोज़, आपकी एल्बम्स, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर रही हैं। और इसने ये एप्लीकेशन 2016 में रिलीज़ की थी। 2016 में रिलीज़ की 2014 में सॉरी रिलीज़ की थी और उस वक्त सिर्फ ये एंड्रॉयड एप्लीकेशंस एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए था। उसके बाद जॉन मैकेफी कंटिन्यूड ऑन टारगेटिंग CIA और उसने क्योंकि ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और लेजेंड था, तो लोग इसकी बात सुनते भी थे। उसके बाद इफ़ यू गाइस रिमेंबर विकीलीक्स में सबसे बड़ी जो लीक आई थी इट वाज वॉल्ट 7 लीक्स। वॉल्ट 7 लीक्स में ये था अगेन ये एडवर्ड स्नोडेन के से भी आप कह लो कि इससे मिलता है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू वॉल्ट 7 CIA वाज ट्रैकिंग एवरी स्मार्टफोन, एवरी स्मार्ट टीवी, इवन लैपटॉप के वेब कैम्स तक CIA मॉनिटर कर रहा था पूरे नेशन में एंड दे हैड टूल्स टू डू इट। वॉल्ट 7 के ऊपर भी जॉन मैकेफी ने आके बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आके मतलब कि डिबेट्स की और बार बार उसने CIA को एक्यूज़ किया कि वॉल्ट 7 के अलावा भी CIA इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मच मोर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जॉन मैकेफी 2 दफ़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी रन हुआ फ्रॉम लिबर्टेरियन पार्टी, मगर यू नो कि लेफ़्ट और राइट्स दोनों की ज़्यादा मतलब कि मेजॉरिटी है अमेरिका में एंड ही मतलब कि वो नहीं जीत सका क्योंकि उसकी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी की वजह से और इसके स्टंट्स की वजह से। फिर उसके बाद जॉन मैकेफी ने 2017 के अंदर कैंपेन लॉन्च की जिसमें उसने क्रिप्टो करेंसी को बैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, लिटरली उस वक्त उसने एक टेलीविज़न के ऊपर ये भी कहा था कि जो बिटकॉइन है इट विल जंप टू $500,000 और अगर ये नहीं हुआ आई विल ईट माय ओन डिक ऑन नेशनल टेलीविजन। दैट्स व्हाट ही सेड। और उसने एक और चीज़ भी कही थी कि $1 मिलियन एक्सीड करेगा 2021 के एंड तक। उसने 2 बेट्स कराए थे, दोनों हार गया। हाँ, क्योंकि आई बिलीव कि जो मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ क्रिप्टो करेंसी कभी भी इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकती बिकॉज कॉर्पोरेट बैंक्स हेट गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बैंक्स हेट क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, एंड नो वन कैन चैलेंज कॉर्पोरेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है, पहली बात तो ये क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे ऐसा आप टैक्स नहीं ले सकते थे बैक इन 2017। उसके बाद क्या होता है कि जॉन मैकेफी स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। इसके बारे में अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना है देयर इज अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब डिटेलिंग हिज होल लाइफ, मगर CIA उसके पीछे बहुत दफ़ा पड़ी है, इसको 2-3 दफ़ा गिरफ्तार भी किया। ठीक है, इसके बाद फेक केसेस भी बने और इसी तरह लोग कहते थे कि देयर इज़ समथिंग दैट ही इज़ हाइडिंग व्हिच इज़ CIA दैट इज़ व्हाई CIA इज़ लुकिंग फॉर हिम। 2019 में ये ओपनली मतलब कि इसने टैक्सेस देना बंद कर दिए। इसने कहा कि भाई ये जो अमेरिकन टैक्सेस हैं दीज आर जो IRS टैक्सेस लगाती है किसी भी मिलियनेयर के ऊपर दीज आर अनजस्टिफाइबल, सो मैं टैक्सेस देना छोड़ दूंगा। ठीक है, टैक्सेस देना इसने छोड़ दिए जिसकी वजह से IRS ने जब इसके ऊपर बाकायदा एक केस बना जिसमें बाकायदा जो जज ने था जैसे इसके ऊपर केस बन रहा था ये उसी वक्त अमेरिका से भाग गया स्पेन। ठीक है, अब स्पेन में भी जाके लिटरली इसको धमकियाँ आती थी CIA से एंड ही वाज लिटरली ऑन अ रन। ये कॉन्विक्ट हो चुका था, ये अमेरिका से भाग चुका था। जॉन मैकेफी ने लिटरली इसके ऊपर 2-3 केसेस बने। केस ये भी बना कि इसने क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स किए हैं। क्रिप्टो करेंसी स्कैम कैसे किए हैं कि इसने पंप एंड डंप यूज़ किया, मतलब कि इसने एक क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है अपने चैनल पे। ठीक है, जिन लोगों के पास वो क्रिप्टो करेंसी थी उन्होंने प्रॉफिट बनाया, फिर जैसे ही वो डंप हुई जिन लोगों को नुकसान पहुंचा इन लोगों ने ऑलरेडी बेच चुके थे। जबकि अगर हम देखा जाए पंप एंड डंप हिस्ट्री में जो क्रिप्टो करेंसी का पंप एंड डंप है वो इलॉन मस्क से ज़्यादा किसी ने नहीं किया।
ठीक है। सो वाई उस पे केस क्यों नहीं बनता इलॉन मस्क पे, सिर्फ इसी पे क्यों केसेस बने, ठीक है। इसके बाद 3-4 केसेस बन चुके थे, ठीक है। इसने बगैर इसको फिर स्पेन में भी गिरफ्तार कर लिया स्पेनिश पुलिस ने, और इसने और उस वक्त भी कहता रहता था कि मतलब कि इसकी मैं ट्वीट दिखाता हूँ, जस्ट शेयर माई स्क्रीन नाउ। इफ़ यू सी दिस स्क्रीन ओवर हियर, इसमें जॉन मैकेफी ने ट्वीट की थी 2019 में, फ्रॉम क्यूबा ही ट्वीटेड, आई हैव कलेक्टेड फाइल्स ऑन करप्शन इन गवर्नमेंट, फॉर फर्स्ट टाइम I'm naming names and specifics. I'll begin with a corrupt CIA agent and 2 Bahamian officials coming today. If I'm arrested or disappear, 31 plus terabyte of incriminating data will be released on the press. उसके बाद क्या होता है, this case prolongs. जॉन मैकेफी जेल के अंदर ही अपने राइट आर्म के ऊपर एक टैटू बनवाता है वैक्ट के नाम से, और ट्वीट करता है कि अगर कुछ अरसे में मेरी खबर आती कि अगर मैंने सुसाइड से मेरी मौत हुई है, तो समझ जाना कि आई वॉज मर्डर्ड बाय CIA इन द सेल, ठीक है। और फिर वही होता है कि अराउंड 2021 जून 2021 ही वॉज फाउंड डेड इन हिज सेल। उसकी जो वाइफ है वो आज तक उसकी केस लड़ी, क्योंकि उसकी वाइफ ये कहती है कि लास्ट टाइम व्हेन आई टॉक्ड विद हिम बिफोर ही एलिजिडली टुक हिज ओन वाइफ, ही वाज फाइन, एंड हमारा पूरा प्लान था कि अगर हम US एक्स्ट्राडाइट हो भी जाते हैं, हमने क्या करना है, हाउ वी विल फाइट अवर केस। सो अभी तक लोग ये पीपल आर स्टिल वेटिंग ऑन दैट 31 terabyte of leak that he was saying he will send, that will be automatically sent to world's famous journalists and newspaper agencies, मगर वो आज तक कभी लीक नहीं आई। सो जॉन मैकेफी के बारे में भी हमें मालूम होता है, और मेरे ख्याल में जॉन मैकेफी से और एडवर्ड स्नोडेन से हमें मालूम होता है कि सर्वेलेंस किस तरह की हो रही है इस वक्त, स्पेशली इन अमेरिका। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार आई जस्ट थिंक कि इसके पीछे तो काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं यार। जब इसने अपना आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द वुमन जिसके आती है अपनी कंपनी बनाई थी इसने हर्ब बेस्ड एंटीबायोटिक्स की, लेकिन इसका जो प्लांट रेड किया था 2012 में बलीज के गैंग सप्रेशन यूनिट ने, वो इसलिए किया था कि एक रिप्रेजेंटेटिव था, उसने ये उसी वक्त की बात है तकरीबन जब इसने 1994 में अपना बेचा था $100 मिलियन का शेयर मैकेफी का। तो उससे एक रिप्रेजेंटेटिव मांगता है $2 मिलियन कि मुझे सपोर्ट करो, वो मना करता है। 2 हफ्ते के बाद उसका जो यूनिट होता है जहाँ पे वो हर्ब बेस्ड एंटीबायोटिक्स बना रहा होता है वो रेड होता है, उसके कुत्ते को गोली मारता है, वो मर जाता है, उसका डॉग होता है। और ही टेल्स द रिपोर्टर्स के ही न्यू दैट वुड हैपन व्हेन ही रिजेक्टेड द ऑफर कि मैं डोनेट करूँगा $2 मिलियन, जो उसने नहीं किया। इसके अलावा भी लाइक एडवर्ड स्नोडन भी यही कहता है ट्विटर पे कि क्रिटिसाइज करता है यूरोपियन जस्टिस सिस्टम को कि इतना क्रूअल है कि नॉन वायलेंट एक्ट्स जो है ना, लाइक 4 years ऑफ टैक्स इवेजन क्या होता है, आप उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हो फॉर एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो उस बंदे को। तो दैट्स काइंड ऑफ अ क्रूअल जस्टिस सिस्टम एंड आई बिलीव कि इट्स जस्ट अ लॉट मोर देन दैट। उसके पीछे काफ़ी साल से पड़ी हुई है। उसने मेन स्ट्रीम पे भी वो आने की कोशिश की ताकि पीपल रिकग्नाइज हिज फेस इवन दोज हु डू नॉट नो हिम। ही रैन फॉर प्रेसिडेंसी, पहले अपनी पार्टी बनाई, साइबर पार्टी थी मेरे ख्याल नाम उसका 2015 के एंड पे, फिर ही जॉइंड द लिबर्टेरियन पार्टी। खैर आई ऑल्सो वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू हियर कि उसने कहा था कि इफ आई डाई विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो यू शुड नो कि I didn't commit suicide, it was the CIA's इसमें मैं एक फेमस बात बताना भूल गया। इन February of 2016, if you remember, there were two Muslim terrorists by the name of Rizwan Farooq and तहशीन मलिक, ठीक है, जिन्होंने एक गे बार में जाके इस तरह में हाल में सेंट बर्डिनो में जाके शूटिंग की थी, मैच शूटिंग की थी। इफ़ यू रिमेंबर, इट वाज रियली फेमस एट दैट टाइम। और प्रॉब्लम ये हुआ था कि CIA ने क्लेम किया था कि हमारे पास उनके एप्पल के जो स्मार्टफोन्स थे वो लगे थे, मगर उनके एप्पल के स्मार्टफोन पे लॉक लगा हुआ था, विच अमेरिकन CIA वाज क्लेमिंग कि वी कैन नॉट ओपन। अमेरिकन CIA एप्पल को ये कही थी कि एप्पल शुड क्रिएट अ बैकडोर ऑफ इट्स ऑन iOS सॉफ्टवेयर एंड दे शुड हैंड दैट बैकडोर टू अस, ठीक है। एप्पल ने रिजेक्ट कर दिया कि हम ऐसा कोई बैकडोर नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा बैकडोर बना लेंगे CIA विल बी एबल टू अनलॉक एवरी स्मार्टफोन ऑन प्लैनेट, एवरी एप्पल प्रोडक्ट ऑन प्लैनेट, ठीक है। और अगर ये टूल जो है, अगर ये बैकडोर
रशियंस या चाइनीज़ के हाथों में लग जाता है तो फिर हमारे जो यूज़र्स हैं दे विल नॉट बी सेफ, ठीक है। अगेन जॉन मैकेफी टीवी पे आता है और जॉन मैकेफी आके पूरा तरीके से एक्सप्लेन करता है कि हाउ CIA इज़ प्लेइंग एप्पल इनटू मेकिंग अ बैकडोर, और अगर एप्पल बैकडोर नहीं बनाती तो अमेरिकन CIA क्या करेंगी, उनको लेबल कर देंगी एज एंटी स्टेट, लेबल कर देगी कि जो एप्पल की जो एप्पल जो है दे आर नॉट कोऑपरेटिंग एंड दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिस्ट। बट एट द सेम टाइम जॉन मैकेफी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि हाउ इजी इट इज़ फॉर CIA टू अनलॉक दोज फोन्स। जॉन मैकेफी ने कहा लिटरली अगर ये किसी भी नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या किसी भी कंपनी को ये 2 फ़ोन्स भेजें, दे विल अनलॉक दीज फ़ोन्स विदिन 2 or 3 hours विदाउट एप्पल क्रिएटिंग अ बैकडोर। उसने बताया, उसने वार्न किया कि एप्पल इज़ डूइंग अ गुड जॉब नॉट क्रिएटिंग अ बैकडोर, बिकॉज़ अगर ये बैकडोर क्रिएट करके एप्पल दे देता है CIA को, CIA हर किसी का फ़ोन अनलॉक करने में ईज़िली कर सकती है। यहाँ तक कि अगर इफ़ आई एम यूजिंग माई एप्पल प्रोडक्ट इन ऑस्ट्रेलिया, दे कैन इवन ओपन इट फ्रॉम अमेरिका ईज़िली, ठीक है। तो उसके बाद लिटरली एप्पल को तो पूरी मीडिया बुरा भला कह ही रही थी, मगर जॉन मैकेफी के पीछे ही पड़ गए थे वो। सो एज़ यू कैन सी मतलब कि इसके ऊपर अगर आप हिस्ट्री देखें 2010 से लेकर 2020 तक कॉन्टीन्यूसली ही वॉज बीन थ्रेटेंड। कभी उसके बिजनेस की साइड पे रेड होती है, ठीक है, कभी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी उसका नेबर जो है उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसके ऊपर केस चल जाता है कि इसने हमने नेबर को मारा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर टैक्स इवेजन का इतना सख्त किस्म का केस बन जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्रिप्टो पंप एंड डंप का केस बन जाता है। जबकि इलॉन मस्क को कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ऑन ट्विटर जिनके मिलियंस में फॉलोइंग है, और वो पंप एंड डंप लिटरली हर रोज़ ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन पे क्यों नहीं ये केस बनते? सो दिस शोज़ कि कितना ब्रोकन जुडिशरी सिस्टम है इन दी काइंड ऑफ डेमोक्रेसीज। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में भी है, कितने बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा होता है। जिस तरह पाकिस्तान में रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं फॉर नवाज शरीफ, मेरे ख्याल में अगर किसी लड़की का रेप होता है, किसी भी औरत का रेप होता है, उस वक्त अदालतें रात 12 बजे क्यों नहीं खुलती, है कि नहीं? ऐसे ही है। और यार जहाँ तक कि मैस सर्वेलेंस का ताल्लुक है, आई वाज रीडिंग अबाउट पेरी फेलवॉक जो पहला विसल ब्लोअर था, और ही रिपोर्टेड अबाउट प्रोजेक्ट एक्लॉन जो ओल्डेस्ट रिपोर्टेड परहैप्स प्रोजेक्ट है जो कि वारंटलेस मैस सर्वेलेंस से रिलेटेड है, जो कोल्ड वॉर के ज़माने में चल रहा था टू मॉनिटर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस ऑफ द सोवियत यूनियन। तो आपको ये पता चलता है कि इट हैज़ बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर अराउंड इवन द लास्ट 80 to 90 years, और ये जाके सारा एक्सपोज हुआ है प्राइमरीली विद स्नोडेन, जब उसने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स हांगकांग में जाके द गार्डियन के रिपोर्टर्स को पढ़ाई। उसके बाद फिर जब ये आप इफ़ यू सी कि जब 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, मैं 2020 के हुए थे ना, जिसमें फेसबुक को एक्यूज़ किया था फॉर चेंजिंग पब्लिक नैरेटिव एंड यूजिंग पीपल्स डेटा एंड इफेक्टिंग एंड यूजिंग दैट डेटा टू इफेक्ट पीपल्स टाइमलाइंस, कि उनको किस तरह की वीडियोस आती हैं, किस तरह की वीडियोस नहीं आती, जिसके ऊपर मार्क ज़करबर्ग बकायदा कांग्रेस के सामने आया भी था, इफ़ यू रिमेंबर। तो like this guy has been telling us about this thing from 2014, जब लोगों को पता भी नहीं था कि ये मैस सर्वेलेंस हो ये क्या। उस वक्त शायद एडवर्ड स्नोडन के बारे में भी इतना मालूम नहीं था, उस वक्त तक उसने भी विसल ब्लोइंग नहीं की थी। सो इफ़ यू सी आजकल हम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, मैसेंजर्स हो, फेसबुक हो, these all platforms are stealing our data and then selling this data to businesses, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप अपने दोस्त से बात करते हैं मैसेंजर के ऊपर, यार आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए लैपटॉप, वो कहते हैं हाँ यार लैपटॉप यहाँ से तू खरीद सकता है, ये लैपटॉप अच्छा है, वो लैपटॉप अच्छा है, ठीक है। एज सून एज यू टर्न ऑन योर फेसबुक एंड यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग, यू विल स्टार्ट सीइंग एड्स रिगार्डिंग लैपटॉप्स। आप गूगल खोलते हो, गूगल पे आप किसी साइट पे जाते हो, आप देखते हो साइट के किनारे पे जो एड्स पॉपअप एड्स आ जाते हैं वो सारे लैपटॉप के मुतालिक आना शुरू हो जाएंगे। सो आपने कभी सोचा नहीं कि ये कैसे हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज दे आर स्टीलिंग योर डेटा एंड दे आर सेलिंग दिस डेटा टू बिजनेसेस, ठीक है। फिर वो बिजनेसेस उसी के ज़रिए आपके पर्सनलाइज्ड एड्स आते हैं, ठीक है।
दैट्स वाई मैं हाल में अगर एप्पल की प्रोडक्ट्स इसलिए अच्छी हैं, अगर आप एप्पल की प्रोडक्ट खरीदते हो, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एप्पल, मगर एप्पल की प्रोडक्ट्स में आपके पास में हमें फीचर है कि इफ़ यू वांट टू शेयर योर ट्रैफिक डेटा विद सर्टेन एप्लीकेशंस और नॉट, है कि नहीं? और मेरे ख्याल में इस लिहाज से एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं अभी के जो दौर में वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं। लेकिन सर्वेलेंस के लिए तो फिर उनके पास तो ऐसे टूल्स हैं ना कि वो डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी हर जगह सर्वेलेंस कर सकें। हमें तो लाइक जिन्होंने करनी है वो कर लेते हैं यार, जाहिर सी बात है। कितना वही जैसे कि कोऑपरेटिव प्रोडक्ट कर लोगे। अभी तूने वो भी सुना होगा कि चाइना ने फेस रिकग्निशन सिस्टम जो बनाया, रिकग्निशन सिस्टम, कैमरास लगा, अगर उन्होंने कैमरास लगा दिए पब्लिक में वो कैमरा से वो हर किसी का फेस ट्रेस करके बता देते हैं कि इस बंदे का कितना सोशल क्रेडिट स्कोर है, कितना नहीं है। और वो सोशल क्रेडिट स्कोर जैसे ही वो बंदा जिस तरह के काम करता है उसके लिहाज से वो अपडेट होता रहता है। अगर वो किसी कंपनी से लोन लेता है, उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है, उसका सोशल क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। अगर वो कहीं जाके लड़ता है, किसी से झगड़ा करता है, उसका नाम पुलिस में जाता है, उसका सोशल क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। अगर वो बंदा अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे करता है, उसका सोशल क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड। और मेरे ख्याल में आने वाली एज में मैथ पॉपुलेशन कंट्रोल भी डेटा के ज़रिए ही किया जाएगा। अभी से किया जा रहा है। अब हर एप्लीकेशन आपका डेटा यूज़ करती है फॉर पर्सनलाइज्ड एड्स। टिकटॉक एग्जांपल ले लो, सबसे यूज्ड एप्लीकेशन ऑन प्लेनेट अर्थ टिल डेट। उस पे किस तरह के पर्सनलाइज्ड एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल स्केरी, मतलब कि योर डेटा इज़ नॉट सेफ। इवन इफ़ यू थिंक कि अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो, आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑन है, दिस इज़ ऑल इल्यूजन। कुछ भी नहीं हो रहा, आपका डेटा जो है वो सारा इट्स ऑल बीन मॉनिटर्ड। आपकी सारी चैट्स मॉनिटर्ड हो रही हैं आपका, ठीक है? सो आई डोंट थिंक सो कि इस एज में जिसमें कहने को ये टेक्नोलॉजी एज है और प्राइवेसी एज है, इसमें हमारी प्राइवेसी सिर्फ कहने की प्राइवेसी है। इससे तो अच्छा मेरे ख्याल में आज से 20 साल पहले हमारी प्राइवेसी थी, है कि नहीं? यार हमने जूलियन असांज को भी टच करना था उसके पूरे टॉपिक को, लेकिन परहैप्स अगली वीडियो हम पूरी उसी पे बनाते हैं। विकीलीक्स के बारे में क्या कहते हो? क्योंकि विकीलीक्स जो है वो एक वीडियो में नहीं आ सकता। विकीलीक्स में हाल में वो इतना बड़ा है, उसका इतना ज़्यादा उसके कट्टे छट्टे हैं कि उसके लिए हमें पूरी 40 to 50 मिनट्स की पूरी एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी। एंड उसमें बहुत अजीबोगरीब चीज़ें, बहुत अजीबोगरीब फैक्ट्स हैं। पाकिस्तान के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। और हमें भी बताएंगे कि जूलियन असांज के साथ क्या हो रहा है आजकल। मेरे ख्याल में ही इज़ अवेटिंग ट्रायल इन यूके राइट नाउ, ठीक है? और वी शुड नो लाइक जूलियन असांज के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, विकीलीक्स के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, बिकॉज दोज पीपल हु बिलीव कि अगर हमें टीवी पे सब कुछ दिखाया जाता है और हम मतलब कि हमारी मीडिया आज़ाद है, तो दोज पीपल आर लिटरली, मेरे ख्याल में सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग वही हैं जो समझते हैं कि टीवी पे जो कुछ दिखाया जाता है वो सब कुछ सच है। हर वर्ल्ड की मीडिया, हर कंट्री की मीडिया कंट्रोल मीडिया है। दे शो पीपल व्हाट दे वांट टू सी, ठीक है? और प्रॉब्लम यही है कि आज के दौर में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी नो वन इज़ इन्फॉर्म्ड। इसलिए मेरे ख्याल में सबसे जो अच्छा तरीका है किसी के लिए भी रिसर्च करने का या फिर सच ढूँढने का, इज़ टू रीड बुक्स। सही है। बुक्स तो फिर भी मेरे ख्याल में सबसे कम सेंसर्ड होती हैं, है कि नहीं? होती है सेंसर्ड, मगर ये है कि अगर एक बुक है which is banned in America, you can still get that book from somewhere else। और आप बुक पढ़ सकते हो और आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उससे मिल सकती है। तो या नेक्स्ट बट एपिसोड में इन केस के अगर आप पब्लिशर को सू कर दो तो पब्लिशर वुड हैव टू स्टॉप फर्दर पब्लिकेशन। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट या इन सम केसेस अगर वो एक कंट्री में बैंड है तो शायद दूसरे में ना हो। वही ना। तो मगर फिर भी यार वी ओनली डिस्कस टू ऑफ दीज पीपल, एडवर्ड स्नोडेन एंड जॉन मैकेफी के एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं थी CIA के अंदर, मगर इफ़ यू कैन सी लाइक हिज अगर आप पूरी टाइमलाइन देखोगे तो इट मेक्स यू थिंक व्हाई all these constitutional bodies and all these agencies, why were they after him since 2010, ठीक है? और उस वक्त तक जी जान छोड़ी जब तक वो मर नहीं गया, ठीक है?
और उसने लिटरली अपने मरने से 1 महीने पहले वो ट्वीट कर रहा है कि भाई अगर मैं मरता हूँ तो समझ लेना कि आई एम बीन मर्डर्ड, ठीक है, इट्स नॉट अ सुसाइड। सो लेट्स सी, मगर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट होगी, इट विल बी ऑन जूलियन असांज। जूलियन असांज की पूरी टाइमलाइन हम डिस्कवर करेंगे। यहाँ पे जूलियन असांज के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। If I- डॉक्यूमेंटरीज काफी हैं, बहुत डॉक्यूमेंटरीज हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर एक बकायदा एक हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है हाल में। हॉलीवुड की मूवी, आई डोंट नो इफ इट्स अ हॉलीवुड मूवी और नॉट, बट देयर इज अ मूवी। डॉक्टर स्ट्रेंज का डायरेक्टर नहीं है, आई डोंट नो हिज नेम, मगर उसने जूलियन असांज का रोल प्ले किया है इन अ मूवी। बट या लेट्स सी, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ये एपिसोड तो मेरे ख्याल में आज हम अपलोड कर देंगे एंड होपफुली इसका भी हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। Recently, we have been getting a very positive feedback on Instagram. What do you have to say about that, Abdullah? यार रिस्पांस अच्छा है, कंसिस्टेंसी की गेम है सारी यार। 2 एपिसोड कोशिश करते निकालें हर हफ्ते। Yes, because Abdullah भी वहाँ काफ़ी busy होता है। Abdullah is running multiple businesses. He's studying as well. I'm doing a job as well. So yeah, so it's a kind of difficult for us, but we still manage to cope that. और हम फिर भी वीडियोस बनाते हैं। So yes, hopefully ये वीडियो भी हम जल्दी ही लाएंगे जूलियन असांज के ऊपर। Till then, take care. Have a good one, Abdullah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।